इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 अप्रैल से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति का सुनवाई शुरू होने से पहले ही 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने खुद को अन्याय का शिकार बताते हुए और अपनी साख पर लगे आरोपों के बीच संस्था पर बोझ न बनने का हवाला देकर इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने कहा कि मैं उन कारणों के तह में नहीं जाना चाहता जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखने पर मजबूर किया। अत्यंत दुख के साथ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे रहा हूँ। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। अपने इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने अपने को निर्दोष बताते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। सत्य क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि महाभियोग क्या है और क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया। नमस्ते, आज के क्लास में हम समझेंगे महाभियोग क्या है, यह किस पर लागू होता है और क्या है न्यायाधीश को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। महाभियोग क्या है और यह किस पर लागू होता है। महाभियोग का अर्थ है किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। भारतीय संविधान में 2 महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। पहला भारत का राष्ट्रपति और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या है न्यायाधीश को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4), 124(5), 217 और 218 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को और संविधान के अनुच्छेद 124(4), 124(5), 217 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान है। प्रक्रिया की शुरुआत। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव पेश कर शुरू की जा सकती है, जिस पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। न्यायाधीश के खिलाफ आरोप का आधार। महाभियोग का प्रस्ताव केवल तभी लाया जा सकता है जब किसी न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए गए हों। 2 आधार यानी 2 प्रकार के गंभीर आरोप महाभियोग प्रक्रिया के लिए निर्धारित है और इनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर। यदि न्यायाधीश अपने आचरण के कारण गंभीर रूप से न्यायपालिका की गरिमा का उल्लंघन किया हो। दूसरा, अक्षमता, इनकैपेसिटी। यदि न्यायाधीश मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अक्षम हो तो उसे हटाया जा सकता है। प्रस्ताव पर विचार और चर्चा। संसद में प्रस्ताव पेश होने के बाद उस पर विचार और चर्चा की जाती है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यदि संसद में बहुमत द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है तो संसद इसे स्वीकार कर इसकी जांच हेतु 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करती है और इस प्रस्ताव को जांच समिति के पास भेजती है। जांच समिति का कार्य। 3 सदस्यीय जांच समिति में 1 न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ या वरिष्ठ सांसद होते हैं। जांच समिति आरोपों की जांच करती है और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यदि रिपोर्ट में न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान यानी संसदीय अनुमोदन। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मतदान हेतु प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रत्येक सदन उस संसद की कुल सदस्यता की बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी सदन में मतदान हेतु
उपस्थित सदस्यों की संख्या 50% से अधिक हो तथा प्रस्ताव पर मंजूरी हेतु प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 से अधिक सदस्य मत दिया हो। राष्ट्रपति का अनुमोदन। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। अब तक कुल 7 बार जजों के खिलाफ महाभियोग की कोशिश हुई है। देश में पहली बार जस्टिस बी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में वित्तीय अनियमितता के आरोप में लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव गिर गया। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस PD दीनाकरन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, पर महाभियोग पर कार्रवाई से पूर्व 2011 में उन्होंने जांच समिति पर अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में इम्पीचमेंट मोशन आया, राज्यसभा में पारित भी हो गया। इससे पहले कि लोकसभा में वोटिंग होती, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। यौन उत्पीड़न के आरोप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस SK गंगले के खिलाफ 2015 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन आरोप साबित नहीं होने के कारण प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। जस्टिस JB पादरीवाला के खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन उन्होंने कमेंट वापस ले लिया और प्रस्ताव खारिज हो गया। 2017 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस CB नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग की कार्रवाई के लिए राज्यसभा में प्रतिवेदन दिया गया था, परंतु सांसदों के द्वारा इसे वापस ले लेने के कारण महाभियोग की कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में तब के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन मोशन को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस वर्मा पर भी भ्रष्टाचार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य कर रहे जस्टिस वर्मा की दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 को लगे आग को बुझाने के दौरान भारी मात्रा में अधजले गैस बरामद हुए थे। यह गैस सर्वेंट क्वार्टर के पास एक स्टोर रूम में मिला था। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के समिति ने उनके खिलाफ जांच की अनुशंसा कर दी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग की कार्रवाई के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति के समक्ष 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच निर्धारित सुनवाई के तिथि के दौरान जस्टिस वर्मा को अपना पक्ष रखना था। उसके बाद ही संसद में चर्चा और वोटिंग होता, लेकिन जांच समिति की सुनवाई शुरू होने से पहले ही 9 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देकर अपने को निर्दोष साबित करने और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। दरअसल जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की असली वजह उनका एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है, क्योंकि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर उनको सार्वजनिक कलंक लगता तथा नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और सारी सुविधाएं छिन जाती। अब इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो गई और रिटायरमेंट के बाद एक हाई कोर्ट के जज के रूप में मिलने वाली पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं सुरक्षित हो गई। अब प्रश्न उठता है कि इस्तीफा देने के बाद क्या जस्टिस वर्मा भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो गए? यूँ तो जस्टिस वर्मा द्वारा इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की
संवैधानिक प्रक्रिया तो स्वतः समाप्त हो गई है, लेकिन कानून के जानकारों के अनुसार अब एक आम नागरिक के रूप में उन पर फौजदारी या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस्तीफे के कारण उनको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी, जो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर नहीं मिलती। दरअसल इस्तीफा उन्हें महाभियोग की कार्रवाई से बचने और पद से हटने का रास्ता देता है, लेकिन वे भ्रष्टाचार के आरोप से कानूनी रूप से मुक्त नहीं हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।